आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक स्ट्रिंग के ऊपर किस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं और उनकी आइगन फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। ठीक है, तो आइगन फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले हम देख लेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स एक्चुअल में होती क्या है। स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। स्टेशनरी यानी कि जो कि आपका फिक्स्ड है। ठीक है, स्टेशनरी, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो बंदे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कर रखा है कि एक रस्सी को इन्होंने पकड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, आपकी L है और ये है फिक्स्ड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये बंदा क्या करेगा, इस रस्सी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और फिर यानी कि हम क्या करें, इसको एक जर्क दे रहे हैं ताकि इस स्ट्रिंग पे वेव जनरेट हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पकड़ रखा है इस वेव को, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो एंड है आपकी, ये एंड आपकी क्या हो गए, फिक्स हो गए। ठीक है, सो ये एंड फिक्स है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस रस्सी को इस तरीके से पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वो जर्क दे रहे हैं, तो जर्क दे रहे हैं इसका मतलब कि इस वेव पे यानी कि स्ट्रिंग पे जो भी वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस वेव को इनफाइनाइट इम्पीडेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही वेव जनरेट होगी इस पॉइंट पे जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेट मी राइट हियर, दैट इज कंप्लीट रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे तो सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना है कि एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक वेव का। ठीक है, तो ये जो हमने ली है वो एक मोनोक्रोमेटिक वेव ली है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि भाई रिफ्लेक्शन भी होगा, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव जो होगी, ठीक है, यानी कि इस बंदे ने, ये बंदा जो है उसको इंसिडेंट वेव दे रहा है और यहाँ से उसको रिफ्लेक्ट मिलेगी। तो इस बंदे ने जो जर्क दिया उसकी वजह से जो वेव जनरेट हुई वो कौन सी, आपकी +x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और इसने यहाँ इस पॉइंट पे जो वेव हमें मिल रही है वो -x डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है। तो सपोज करो कि इस यहाँ से जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है a और जो ये रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है आपका b। दिस इज a और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो होगी b। तो कुछ अगर रिफ्लेक्ट अगर हो रही है तो कुछ इस तरीके से हमें वो मिलेगी। ठीक है, सो हम देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि ये स्ट्रिंग है तो इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर। सो डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट करते हैं एज यूजुअल। सो y इज इक्वल टू a e⁻ minus kx. This is for incident wave. And what about reflected? So it will be b e⁻ omega t plus kx. ठीक है, सो मेरे पास ये आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना। लेट मी राइट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी। सो बाउंड्री कंडीशन को हम देख लेते हैं। लेट मी राइट फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस हमें क्या बताती हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, सपोज करो ये जो पॉइंट है वो है आपका x इज इक्वल टू 0 और ये है आपका x इज इक्वल टू L। सो बाउंड्री कंडीशन हमें ये बताती हैं कि भी हम उनको यूज़ करके कुछ ना कुछ एक कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू L ऑल्सो। इट मीन्स दैट कि एंड पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम देखें एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो किसी भी टाइम t के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम
क्या करेंगे, जीरो पुट करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे x0 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचा, ई आई ओमेगा टी यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे सेम ई आई ओमेगा टी बी बचेगा। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, y आपका जीरो हो जाएगा। सो जीरो इज इक्वल टू a प्लस बी ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपका जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं क्या कहूँ, दिस इम्प्लाइज ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी can't be equal to 0. It means that what will be equal to 0? A plus B is equal to 0. This implies A is equal to minus B. And what is A and B here? A is the amplitude of incident wave and B is the amplitude of reflected wave. So here we can conclude that at the end of the string, the wave face an इनफाइनाइट इम्पीडेंस, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट्स पे जो वेव्स है, स्ट्रिंग पे जो वेव्स हैं वो इनफाइनाइट इम्पीडेंस को फेस करेंगी और वहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट पॉइंट पे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जो भी वेव यहाँ से इंसिडेंट हो रही है वो इस पॉइंट पे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो और जो चेंज क्या आ रहा है यहाँ पे कि भाई एम्पलीट्यूड तो सेम है बट विद ए माइनस साइन। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड में पाई फेज का चेंज आ रहा है, पाई फेज चेंज, राइट। सो पाई फेज चेंज आ रहा है यहाँ पे। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन थी, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू ए दिस वन प्लस बी दिस वन। अब a इज इक्वल टू माइनस बी, तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स y is equal to a e raised to power I ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस क्या था वो, प्लस b था ना, हम पहले वही लिख लेते हैं, ओमेगा t प्लस के एक्स ये था। सो इट विल बी इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया आई ओमेगा टी, ठीक है। सो हम यहाँ पे कंडीशन क्या यूज़ कर रहे थे, दैट इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे हमने 0 पुट किया, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे y आपका 0 होगा। तो उस कंडीशन से हमारे पास ये टर्म निकल के आ गई, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखो कि इस पॉइंट पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस b की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस ए पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट मी रेज दिस वन, ओके, ठीक है। सो माइनस के एक्स माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो अब हमारे पास क्या आ गई भाई, ये चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। सो ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी हम ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, यहाँ पे माइनस प्लस आयोटा के एक्स, ठीक है। एंड वी नो दैट ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा, है ना, अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम यहाँ पे इसको, थीटा कितना है, के एक्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस वाली टर्म पॉजिटिव है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी
साइन थीटा कितना है के एक्स, तो साइन के एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो दिस इज y इज इक्वल टू दिस वन। सो ये इक्वेशन होगी हमारी, एक इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली है ना। सो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 3। डन। सो अब हमें देखना है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया और ये एक्सप्रेशन है y का, ये हमारा जो स्टैंडिंग वेव टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म है, ठीक है, ऑफ द वेव इक्वेशन। लेट मी राइट हियर दैट स्टैंडिंग वेव टाइम independent form of wave equation, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो कौन सी इक्वेशन है वो, दैट इज स्टैंडिंग वेव टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द वेव इक्वेशन। ठीक है, तो वो है आपकी डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल स्क्वेयर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर के स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास y क्या है, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, यानी कि y डॉट दैट इज डेल y ओवर डेल t इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लोगे हम विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आई ओमेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आई ओमेगा, तो आई ओमेगा को मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, सो इट विल बी इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगेन इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लोगे तो अगेन आई ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा, आई ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पे आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और ये हमारे पास सेम टर्म आएगी ये वाली, तो मैं इसको लिख सकती हूँ दैट इज वाई। ठीक है, सो हमें पता है यहाँ पे जो आयोटा स्क्वेयर है वो आपका किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल, तो ये जो है ये आ गया। ठीक है, सो वाई डबल डॉट, यानी कि ये आपका क्या है, डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ठीक है, अब हमें पता है के टाइम्स सी इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, ये चीज़ हमें पता है। तो अब टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन देखो, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होती है आपकी, डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल टी स्क्वेयर, है ना। ये वेव इक्वेशन होती है जो कि आपकी टाइम डिपेंडेंट होती है ना। ये आपकी क्या है, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, राइट। सो अब यहाँ से देखो c जो है वो आपकी वेलोसिटी है वेव की, है ना, वेव प्रोपगेशन की वेलोसिटी। सो यहाँ से देखो 1 अपॉन सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल टी स्क्वेयर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखो आप k टाइम्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, है ना, ये किसके इक्वल आई है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई के इक्वल आई है। ठीक है, सो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ठीक है, और हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल है, के टाइम सी के इक्वल है, तो माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये माइनस के स्क्वेयर वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वेयर
वाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर वाई। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वेयर वाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। सो आ गई ना हमारे पास इक्वेशन, है ना। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। सो ये आपकी क्या है, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है ना। क्या है, स्टैंडिंग वेव टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ द वेव इक्वेशन है, ये इसी की फॉर्म है। ठीक है, सो अब हमें देखना है कि इसकी आइगन फ्रीक्वेंसीज वगैरह हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशंस, सेकंड बाउंड्री कंडीशन सेकंड का। उसमें क्या होता है कि y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी x इज इक्वल टू l। सो इक्वेशन 3 हमारे पास जो है, इक्वेशन 3 क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा a e रेज टू पावर i ओमेगा t साइन के एक्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 3 थी। ठीक है, सो अभी यहाँ पे इसका ये हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा a e रेज टू पावर i ओमेगा t साइन के एल। ठीक है, अब ये वाली टर्म जो है वो तो आपकी 0 हो नहीं सकती, है ना। सो 0 क्या होगा आपका, साइन के एल। ठीक है, तो साइन के एल जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो के आपका क्या है, ओमेगा अपॉन सी, ओमेगा एल अपॉन सी इज इक्वल टू साइन एन पाई। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा एल ओवर सी इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, सो अलाउड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे, हेंस द अलाउड फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी हमारी, अलाउड फ्रीक्वेंसीज होंगी ओमेगा एन इज इक्वल टू एन पाई सी ओवर एल। तो ये हमारी अलाउड फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, ओमेगा हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है, तो एन यहाँ पे हमने ये लिखा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एन के लिए अगर मान लो एन हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू पाई सी अपॉन एल। ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई सी ओवर एल। ठीक है, जहाँ पे एल क्या है, स्ट्रिंग जो हमने ली है उसकी लेंथ है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव प्रोपगेटिंग। ओके, सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करें, ठीक है, तो वेवलेंथ भी हमें निकालनी है और ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालें, क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, सो ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एन, राइट। सो ओमेगा एन इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज न्यू एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे न्यू एन जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू एन इज इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओमेगा एन कितना आया हमारे पास, एन पाई सी ओवर एल। इसको हम 1 अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू एन सी अपॉन 2 एल। ठीक है, सो न्यू एन इज इक्वल टू एन सी अपॉन 2 एल। और हमें ये भी पता है दैट न्यू लैम्बडा इज इक्वल टू सी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अगर ये न्यू एन है तो यहाँ पे ये लैम्बडा एन हो जाएगा। सो न्यू एन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा एन। तो इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से हमें क्या निकल के यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो
लैम्बडा n है वो कितना आ जाएगा 2l/n। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है, ये वेवलेंथ होगी। अब हमें देखना है कि लेंथ हमें कैसे निकालेंगे। सो लेंथ l इज इक्वल टू n लैम्बडा n अपॉन 2। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 लैम्बडा n और n लैम्बडा n/2। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो किसके इक्वल होगी, वेवलेंथ के हाफ का एग्जैक्ट नंबर होगा, है ना। एन यहाँ पे इंटीजर है, एन आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो अलाउ फ्रीक्वेंसीज हमें मिली हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन यहाँ पे। ठीक है, तो इन फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली है इनको हम जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी होती हैं जो न्यू एन है, ये आपका क्या है, आइगन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो अगर कंक्लूड करूँ यहाँ तक मैं, तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और उसके ऊपर इस तरीके से वेव प्रोपगेट कर रही है, तो इस वेव प्रोपगेट कर रही है और यहाँ पे क्या है, फिक्स एंड भी है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि उसके कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो वो जो वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है दैट इज़ द मोड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, और वही हमारी क्या है, आइगन फ्रीक्वेंसीज है। और ये जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिफाइन करती हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को। कैसे डिफाइन करती हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द हाफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ का आधा और उसका कोई एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी वेवलेंथ हमें मिल रही है तो उसका हाफ हो गया। ठीक है, और एन यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 4 हार्मोनिक्स। फर्स्ट 4 हार्मोनिक्स यानी कि फर्स्ट 4 हार्मोनिक्स यानी कि वो हमारे हो गए n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 के लिए। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ। ओके, सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 2, n is equal to 3 एंड n इज इक्वल टू 4। ये थोड़ा फ्री हैंड से ड्रॉ करना। सो यहाँ पे देखो, ये आपके जो हैं वो है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इट मीन्स दैट एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकेंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक और ये फोर्थ हार्मोनिक। सो इस यानी कि जो स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस होगी स्ट्रिंग, n इज इक्वल टू 2 के लिए इस तरीके से, n इज इक्वल टू 3 के लिए ऐसे, और n इज इक्वल टू 4 के लिए इस तरीके से जो स्ट्रिंग है वो आपकी डिस्प्लेस्ड होगी। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम नोट करें, ठीक है, सो यहाँ से अगर हम नोट कर रहे हैं कि फर्स्ट 4 हार्मोनिक्स यानी कि जो कि आपका जो है n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इनसे बड़े, इसको आप छोड़ दो, बाकी n इज इक्वल टू 2 3 4 के लिए यहाँ पे देखो, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4, अगर हम आप 5 भी लेके चलते हो तब भी जो है यहाँ पे स्ट्रिंग पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होंगे, कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होंगी, नंबर ऑफ पोजीशन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो आपका हमेशा 0 होगा। अब वो पॉइंट्स कहाँ कर करेंगे वो हमें पोजीशन हम अब फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट मी फाइंड आउट। वो जो पॉइंट्स अकर करेंगे,
occur where, अब यहाँ पे देखो हम साइन की फॉर्म लेके चल रहे हैं ना, तो इस पॉइंट के लिए साइन क्या होगा आपका 0 होगा, है ना। इन पॉइंट के लिए भी आपका क्या होगा 0 होगा। तो साइन ओमेगा एन एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो एन पाई एक्स अपॉन एल है वो आपका आर पाई के इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू सम साइन ये आपका आर पाई। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम आर लेके चल रहे हैं वो आपका 1 2 3 अप टू एन तक है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अगर हम आर को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट हमें कौन सा देगा। अगर आर को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आर को 0 पुट करो, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आर को हम n लेके चलते हैं, n पुट करो यहाँ पे, तो n पाई से n पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा l के। ठीक है, तो यानी कि जब r आपका 0 है तो हमें क्या मिल रहा है x इज इक्वल टू 0। r आपका अगर n के इक्वल है तो x इज इक्वल टू l मिल रहा है। तो ये आपके क्या हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करेंगे कि अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल n ग्रेटर देन 1 के लिए हम देख रहे हैं, तो n यहाँ पे क्या है 2, तो बीच में एक पॉइंट हमें मिला जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब n इज इक्वल टू 3 है तो हमें 2 पॉइंट्स मिले। जब n इज इक्वल टू 4 है वो हमें 3 पॉइंट्स मिले जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इसका मतलब बिटवीन द एंड पॉइंट्स देयर आर n-1 पोजिशन, सॉरी n पोजिशंस हैं जहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ऑलवेज 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, सो अगर हमारे पास हम हार्मोनिक लेके चल रहे हैं 5, ठीक है, अगर n आपका 5 है तो कितने पोजीशंस होंगी जहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा n-1, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 पॉइंट्स हमें मिलेंगे जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं आपके कौन से पॉइंट्स, नोड। इनको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं या नोडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये आपका नोमेनक्लेचर है। सो नोड या नोडल पॉइंट हम इन्हें कहेंगे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर हार्मोनिक के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने चले। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे n हार्मोनिक की बात करें वट एवर, सो वहाँ पे n की 1 2 3 4 5 6 का वैल्यू पुट कर दो, हमें मिल जाएगा। सो फॉर nth हार्मोनिक, ठीक है, nth हार्मोनिक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2a माइनस आयोटा, ये हमें फ्रॉम इक्वेशन 3 से मिलेगा। ठीक है, सो कोस ओमेगा एन टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा एन एक्स अपॉन सी। देखा कि nth हार्मोनिक के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, सो अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें, सो एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है, सो हमने इस टॉपिक में देखा कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसके दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इंसिडेंट वेव दे रहे हैं तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस एंड पे उसको इनफाइनाइट इम्पीडेंस फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट इम्पीडेंस है तो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस हमने देखी, तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या निकाला कि
अलाउड फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं, यानी कि अगर मान लो स्ट्रिंग पे वेव प्रोपगेट कर रही है आपकी, तो उस पर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि आपकी अलाउड होंगी। उसके बाद हमने फर्स्ट हार्मोनिक्स का देखा, ठीक है, कि फर्स्ट 4 हार्मोनिक्स जो है n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें मिले n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 पे अगर हम देखें तो n इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए हमने देखा कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं जहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का वो हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं नोडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और वो कितने होंगे, फिर किसी पर अगर हमारे nth हार्मोनिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो n-1 हमारे पास नोडल पॉइंट हमें मिलेंगे। और ये nth हार्मोनिक के लिए हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।